वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। पार्ट 3 है, यह तीसरा पार्ट है, जिसके तहत कि हम 102 नंबर क्वेश्चन से लेकर के आपको टोटल 150 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सब के सब किसी न किसी एग्जाम्स में, आईएएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर जहां भी है सब किसी न किसी पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं। और यह जो है सो रामबाण साबित होगा किसके लिए? बीपीएससी टीआरई वाले के लिए। बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यह रामबाण एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बीपीएससी के टीआरई के एग्ज़ाम में जैसा कि आपका अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी लिया था प्रिंसिपल वाला एग्ज़ाम, प्रधानाचार्य वाला, उसमें जैसे वो कॉपी पेस्ट किया था क्वेश्चन का, उसी तरीके से इसमें भी कॉपी पेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, यानी कि 102 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका? सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो सबसे अधिक समय जो लेगा, मान लीजिए कि ये हमारा सन है। इसके बाद होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वरुण को तो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो यानी कि ये हो गया आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यानी कि अब आप देख सकते हैं इसमें से कि सबसे अधिक समय कौन लेगा। तो जो जितना दूरी पर होगा उसका व्यास जो होगा, यानी कि उसका चक्र परिक्रमण काल उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे अधिक दूरी पर कौन होगा इसमें से? तो बृहस्पति हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। हम लोग चलते हैं आगे। बृहस्पति का वलय होता है, यानी कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम जूम आउट कर दें, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। चलिए अब देखिएगा, बृहस्पति का वलय होता है। कैसा वलय होता है? तो सिलिकेटों का बना हुआ होता है। बृहस्पति का वलय किसका बना होता है? सिलिकेट का बना होता है। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा, शनि ग्रह है। शनि कैसा ग्रह है? तो शनि जो होगा वह क्या होगा? नेपच्यून से गर्म ग्रह होगा। कैसा ग्रह होगा? नेपच्यून से। क्यों? क्योंकि नेपच्यून से पहले शनि आता है। तो सूर्य के जो जितना नज़दीक होता है उतना गर्म होता है, एक्सेप्शन शुक्र को छोड़कर। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो वलय वाला जो ग्रह है वह आपका कौन है? शनि। शनि के चारों ओर वलय नुमा संरचना पाई जाती है, यानी कि रिंग रहता है बना हुआ। अब देखिएगा, अपनी यात्रा के 7 वर्षों बाद अंतरिक्ष यान कैसनी, कौन सा अंतरिक्ष यान है? कैसनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? तो यह जो है शनि का चक्कर लगाना आरंभ किया था। कैसनी नामक उपग्रह ने शनि का चक्कर लगाना आरंभ किया था। यह क्या था? यह एक कृत्रिम उपग्रह था जो कि पृथ्वी की कक्षा से छोड़ा गया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा का उपग्रह है। तो टाइटन, यह क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। किस ग्रह का उपग्रह है? किस ग्रह का उपग्रह है टाइटन? तो यह जो होगा आपका, यह शनि का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है टाइटन। आगे हम लोग चलते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष का समय लेता है। कितने वर्ष का समय लेता है? 29.5 वर्ष का समय लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो सर्वाधिक समय कौन सा ग्रह लेगा? तो यह आप देख सकते हैं, प्लूटो सबसे अधिक समय लेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसका 3 रीज़न दिया गया कि प्लूटो का आकार बहुत छोटा है, इसलिए ग्रह की श्रेणी से हटाते हैं। दूसरा क्या कि यह जो है नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करता है, इसलिए इसके को हटा दिया। और साथ ही साथ यह दीर्घवृत्ताकार नहीं बनाता है, इसलिए इसको हटा दिया गया। लेकिन आप मान सकते हैं ये जो कोई एग्ज़ाम था 2004 में, तो यह 2006 से इसको हटाया गया है। तो आप इसके लिए यूरेनस को मान सकते हैं। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। ऐसे इसका आंसर आप अभी डी लेकर के ही चलें कि ऑप्शन नंबर 109 का डी। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग 110।
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो कौन सा ग्रह नहीं है? तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, यानी कि 110 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला हम लोग चलते हैं 11। क्या कहता है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो था, इसलिए तो उसको ग्रह की श्रेणी से हटाया गया, यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? प्लूटो। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाने के बाद अब हो जाता है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा आपका? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। चंद्रमा कहने का मतलब होता है उपग्रह। तो अब ये निक्स एवं हाइड्रा किसके उपग्रह हैं? तो निक्स एवं हाइड्रा जो उपग्रह होते हैं वह होते हैं प्लूटो के। किसके उपग्रह हैं? प्लूटो के उपग्रह हैं। अगला देखिएगा, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह जो होता है कभी वरुण तथा कभी यम। यम कहने का मतलब प्लूटो। तो देखिए प्लूटो इसलिए क्योंकि जब सूर्य के चारों ओर यह चक्कर लगाता था तो अब क्या होगा कि एगो ओवरलैप कर जाएगा। तो जब ओवरलैप करता था तो क्या होता है कि कभी यहाँ से यह दूर यहाँ पहुँच गया, तो कभी यम तथा कभी वरुण, इसलिए क्या कर दिया गया, इसको प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब जो होगा आपका हो जाएगा वरुण, नेपच्यून। चलिए अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में कर लेता है? तो यह 84 वर्ष लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में यूरेनस। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 115 सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा वो उतना ही ठंडा होगा, तो यानी कि 15 का हो जाएगा ए, नेपच्यून। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है इसलिए। चलिए अब देखिएगा, वर्ष दीर्घतम होता है, यानी कि किसका वर्ष सबसे अधिक होता है? तो 116 का हो जाएगा आपका प्लूटो पर। प्लूटो को अगर हम हटा दें, स्किप करके चलें, तो नेपच्यून पर आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह 1994 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था, तो उस समय प्लूटो ग्रह की श्रेणी में था, इसलिए उस समय दीर्घतम था प्लूटो। लेकिन अब जब प्लूटो हट गया ग्रह की श्रेणी से, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं हम लोग। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते भाई? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वह नहीं सुन सकते। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण देखिए, ये सूर्य है, सूर्य और यहाँ हम पृथ्वी है, और बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो लगेगा सूर्य ग्रहण। क्यों? क्योंकि सूर्य हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण। लेकिन जब यहाँ पर अब आ जाए मेरा अर्थ, यहाँ आ जाए मून, तब क्या हो जाएगा? हमको सूर्य तो दिखाई देगा लेकिन मून दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मून सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, इसके प्रकाश अपना प्रकाश तो होता नहीं है, इसलिए क्या होगा? हमको केवल सूर्य दिखाई देगा, मून दिखाई नहीं देगा। यानी कि आपका हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाता है तो लगता है चंद्र ग्रहण। तब इसमें देख लेंगे, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। हम लोग चलेंगे 119 नंबर क्वेश्चन में। चंद्र ग्रहण होता है जब, अभी जस्ट हम बताए हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है, कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। यानी कि पृथ्वी क्या हो जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच, नहीं, ये तो सूर्य ग्रहण हो गया। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 120 देखिएगा, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 384,000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 384,000 किलोमीटर की दूरी है। 121 नंबर देखिएगा, एक देश अपने सेलेनी कहने का मतलब है सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश प्राप्त हुआ था। यह प्राप्त करने वाला कौन सा देश है?
यानी कि चंद्रमा की कक्षा में पहले अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला कौन सा था? तो जापान था। कौन सा देश था? जापान। एशिया के का प्रथम देश कौन था? जापान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो 1969 में रखा था। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब के द्वारा रखा गया था 1969 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? चंद्रमा पर। यह इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यह चंद्रमा पर है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह कूट का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखेंगे, पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक दिखाई देता है। ठीक है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल पृथ्वी के चारों ओर के घूमने के बराबर होता है। अब कथन एक और कारण दोनों को हम लोग देखेंगे। पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि चंद्रमा का जो है सो एक ही फलक दिखता है, यानी कि ए आपका राइट है। दूसरा क्या कहता है? अपने अक्ष पर चंद्रमा का घूर्णन काल जो होता है पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। इनकी ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान ही अधिक चमकदार होने के कारण उसका उत्तरदायी कारक कौन था? इसका उत्तरदायी कारक था उपभू। कौन सा था? उपभू। अगला हम लोग चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्या कहता है? 126, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धचंद्र की अवस्था में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? यानी कि चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्ण चंद्र की परिस्थिति में ही चंद्र ग्रहण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, जिसको फुल मून भी कहते हैं। अगला 128 नंबर, बेमेल को छांटिए, यानी कि ऑड मैन आउट करना है। देखिए मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा क्या है? आपका उपग्रह है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 129 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ग्रह कौन सा नहीं है? तो चंद्रमा उपग्रह है, बाद बाकी तीनों ग्रह है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है। चलिए तो ग्रह कौन सा है? यूरेनस ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, हेली एक पुच्छल तारा है और कृत्रिम उपग्रह यान जो है मैरिनर है। यानी कि आप ऑप्शन मिला सकते हैं, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम लोग अगला चलते हैं 31 नंबर क्या कहता है? ब्लू मून की परिघटना होती है। ब्लू मून की परिघटना कब होती है? जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो। यहाँ तक सही है, लेकिन पहले पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं और अंतिम वाले पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो और पहले पूर्णिमा को फुल मून तथा दूसरे पूर्णिमा को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। यानी कि ब्लू मून के लिए दूसरी पूर्णिमा होगी, लेकिन यहाँ पर आधा अधूरा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग उपयुक्त में से कोई नहीं के साथ चल जाएंगे। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगला चलते हैं हम लोग 32 नंबर, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार घट जाता है। कितना घटता है? पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है। पृथ्वी के भार का W × 1/6 हो जाता है। पृथ्वी का जितना भार होगा उसका 1/6 हो जाता है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग 133 नंबर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? यह भी कूट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से। कूट वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? अच्छे से करेंगे, क्योंकि यह फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। देखिए क्या कहता है? चांद का सदैव एक अभिनव फलक ही पृथ्वी की ओर उन्मुख होता है। अभी हम जस्ट बताए थे, बिल्कुल सही बात है। चांद अपने अक्ष पर 37 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जबकि नहीं, ये एक गलत है, यानी कि कारण इसका गलत है, केवल और केवल ए सही है, आर गलत है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं 134 नंबर। यह भी है आपका वही क्वेश्चन है, कथन कारण का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34, क्या कहता है? क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच अंतर क्या होता है?
क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच अंतर क्या होता है? तो देखिएगा इसमें क्या कहता है, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रह इकाएं प्लेटनॉइड्स हैं, जबकि धूमकेतु हिमस्थित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्षुद्र ग्रह जो होता है लघु चट्टानी ग्रह इकाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा इसका, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच। यही पॉइंट हमारा क्या हो गया यहाँ से गलत, यानी कि यहाँ तक सही है कि बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह होता है, लेकिन ये जो हो गया शुक्र और बुध वाला ये गलत हो गया, यानी कि 2 नंबर मेरा गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, धूमकेतु गोचर दीप्तमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। बिल्कुल सही बात है, यानी कि धूमकेतु में क्या होगा, पूंछनुमा आकृति बनता है। ठीक है, धुआं के पूंछनुमा आकृति बनेगा तो वो धूमकेतु होता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 सही है। क्या सही है? 1 और 3, केवल 1 और केवल 3। 135 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब चलते हैं। 135 नंबर क्या कहता है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स छोटे खगोलीय पिंड हैं जिन्हें ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। ग्रहों के किन ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? तो यह जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? छोटा छोटा टुकड़ा होता है। चलिए अगला देखिएगा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़े को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अभी हम जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सबके सब IAS PCS का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो आप लोग देख चुके होंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है और कितना आसानी से हम लोग कर भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखिएगा, क्षुद्र ग्रहों के बीच कथनों पर विचार करना है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमण करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। उसके बाद क्या कहता है, दूसरा देखिएगा, क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास जो है 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि के बीच नहीं, बृहस्पति और मंगल के बीच, बृहस्पति और मंगल के बीच होता है। तो यानी कि 1 और 2 सही है, 3 गलत है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। 138 नंबर में चलेंगे। 138 नंबर क्या कहता है आपका, देखिएगा, धूमकेतु की पूंछ सूर्य के परिदृष्ट होती है क्योंकि सूर्य से यानी कि विपरीत दिशा में होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसका पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्योंकि उसका जो विकिरण होता है, सूर्य का विकिरण जब वो उस धूमकेतु पर दाब डालता है तो क्या होता है, सूर्य से दूर लंबा पूंछनुमा आकृति बना लेता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला चलते हैं हम लोग 139 नंबर। 139 नंबर क्या कहता है, उल्का है। उल्का क्या है? तीव्र गति से चलता तारा है। गलत बात है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी वायुमंडल में प्रविष्ट करते हुए द्रव के अंश, इनकी यही सही बात है कि क्यों, क्योंकि जब तक, देखिए ये है हमारा, मान लीजिए पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल तक जब तक रहता है तो ये क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जब आता है पृथ्वी के वायुमंडल में, जैसे ही प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित वायु के दाब के कारण घर्षण उत्पन्न होता है जिससे कि इसमें आग लग जाता है। यही आग का क्या कहलाता है? उल्का कहलाता है। यही उल्का जब पृथ्वी के सतह पर गिर जाता है, इनकी सतह पे जब यह गिर जाता है तो यही उल्का पिंड का रूप धारण कर लेता है। ऊपर में था तो क्षुद्र ग्रह, यह जब टूट करके गिरना शुरू हुआ, इनकी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो प्रवेश करने के कारण इसमें आग लग गया। आग लगते ही यह उल्का कहलाया और यही उल्का जब पृथ्वी के सतह पर गिर जाता है, यानी कि ज़मीन पे आ जाता है, तो वही क्या कहलाता है? उल्का पिंड का रूप धारण कर लेता है। यानी कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब देखिए हेल-बॉप क्या है? हेल-बॉप किसका नाम है? हेल-बॉप एक पुच्छल तारा है। हेल-बॉप एक पुच्छल तारा है। कार्टून, चित्र, खिलौना, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, ये सब नहीं है। हेल-बॉप क्या है? एक पुच्छल तारा है। अब चलिए उल्का देखिएगा, उल्का है, उल्का क्या है? तीव्र गति से चलता तारा। अब तो जस्ट हम इसको किए हैं, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं 142 नंबर क्वेश्चन।
142 नंबर क्या कहता है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के टुकड़े को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हमने इसको पहले भी किया है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रमा करने वाले होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो सर्वाधिक समीप का तारा सूर्य होता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सूर्य ही दिखता है हमको, और सूर्य जो होता है सबसे, जितने भी तारा है सबसे समीप तारा सूर्य है। अगला देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत बनाती है। तो वहाँ जो सबको सुसंगत बनाती है वो क्या होता है, बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति। क्योंकि वहाँ जल की उपस्थिति के कारण ही वहाँ पर जीवन की संभावना खोजी जा रही है। 145 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यह भी कथन का कारण वाला क्वेश्चन है। चलिए 145 नंबर हम लोग देखेंगे, क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। क्षुद्र ग्रह देखिए अभी हम जस्ट बताए थे इसमें कि यह मंगल होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 146 क्या कहता है, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। तो ये जो गैसों और कणों से जो विद्वान दिए थे कि गैस और कण के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है, उनका नाम था ओ सिम्ट जो थे, या फिर ओ स्मिथ पढ़िए या सिम्ट पढ़िए, जो पढ़ना है। तो वो कौन थे आपके ओ स्मिथ, क्या दिए थे, पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण बताए थे, जो कि गैस और कण के कारण हुआ है। अगला हम लोग 147 नंबर, और शायद आज का यह आखिरी प्रश्न होगा। 147, सूर्य के प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, यानी कि सूर्य का जो प्रभामंडल है उसके प्रकाश के अपवर्तन से क्या उत्पन्न होता है। तो यह जो उत्पन्न होता है आपका पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। यह कहाँ उत्पन्न होता है, पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में उत्पन्न होता है। इस तरीके से आज हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास का सेट हम देखे, जिसके तहत कि हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको कवर करने की कोशिश किया है। और मैं आप सबको बता दूं कि खगोल विज्ञान से अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगभग 147 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं। अब 50-60 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो इससे बाहर क्वेश्चन जो है सो आपको नहीं पूछा जाएगा। आप लोग इतना क्वेश्चन करके जाएं ताकि आपका खगोल विज्ञान एकदम क्लियर रहेगा। 2 से 3 वीडियो में खगोल विज्ञान समाप्त हो चुका है। तो इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।